ओके स्टार्ट करते हैं, लिखिए हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें टोटल 5-6 टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ मेजर। पहला टॉपिक क्या है बताऊं? रेट ऑफ मेजर। इसको स्टार्ट करने के लिए आप एक नोट लिखूं। नोट में है dy dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of y with respect to x, ठीक है। dy dx means rate of change of y with respect to x। अब क्या मतलब है इसका, देखो मैं एक ऐसे ही एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस से d स्मॉल t और कैपिटल T। कैपिटल T सपोज करो टेम्परेचर है और स्मॉल t सपोज करो कि टाइम है। तो इसका मतलब होगा कि समय के साथ में आपके आसपास का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है। सपोज करो कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है डी, मान लो कि डी ऑफ ए ले लो आप। सपोज करो कि ए यहाँ पर एरिया है, ठीक है। ए अगर एरिया है तो डी ए डी टी का मतलब होगा कि समय के साथ में एरिया कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल हो जाएगा बट फिर भी सोच के देखो एक बार। मान लो कि एक तालाब है जिसमें पानी एकदम शांति से पड़ा हुआ है। आप खाली बैठे हैं, क्लास 12 वगैरह पार हो चुका, आपका CUET पार हो चुका, आपके जीवन में कोई काम नहीं है, अब एकदम फ्री है जीवन में। तो आप चले गए उस तालाब के पास, वहाँ पे बैठे, कुछ देर आप बैठेंगे, नेचर को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन फिर आप इंसान हैं तो आपके दिमाग में कुछ तो कुशवादी आएगा, आप एक पत्थर उठा के तालाब में फेंक देंगे। ऐसे फेंकने के बाद में उसमें क्या होगा कि जब आप पत्थर फेंकेंगे तो एक छोटा सा रिपल इफेक्ट होगा उसके अंदर में, एक छोटा सा सर्कल क्रिएट होगा और वो सर्कल धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। तो उस सर्कल का जो साइज़ है वो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि वो क्रिएटेड सर्कल का जो एरिया है वो भी टाइम के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो जो एरिया चेंज होगा ना टाइम के साथ में, उसका रेट ऑफ चेंज आपको ये बताएगा काइंड ऑफ, ठीक है। समय के साथ में आपका एज बढ़ रहा है, समय के साथ में आपका हाइट बढ़ रहा है, समय के साथ में आपका वेट बढ़ रहा है। तो ये सब जो भी चीज़ समय के साथ में कनेक्टेड होता है और बढ़ता है, ये कमता रहता है, कुछ कुछ चीज़ कम भी होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो नीचे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, dy dx काइंड ऑफ ऊपर वाले वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज बताता है नीचे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट। ऊपर वाले वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज नीचे वाले के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो dy dx टेक्निकली क्या बताएगा मेरे को बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल व्हाट x। क्लियर मेरे ख्याल में? जब जब y जो है वो x के साथ में बढ़ता रहेगा, कि मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, उस सिचुएशन में dy dx का आने वाला आंसर रहेगा पॉजिटिव। और कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि x को बढ़ाने से y धीरे धीरे कम होने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास में एक बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें मैंने मान लो कि पानी होल्ड करके रखा है। पानी का जार देखते हैं हम लोग दुकान में, जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आता है, बिस्लेरी उस्लेरी का जार वार, ठीक है ना। अब मान लो कि उस जार में एक छेद हो जाए तो पानी लीक करने लगेगा। तो टाइम के साथ में धीरे धीरे उस कंटेनर के अंदर में पानी का क्वांटिटी बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो उस केस में अगर पानी का रेट ऑफ चेंज, पानी का वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आप निकालोगे टाइम के साथ में, तो वो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो अगर टाइम के बढ़ने के साथ साथ ऊपर वाला क्वांटिटी भी बढ़ने लग जाए तो उस केस में इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर सपोज करो कि नीचे वाले वेरिएबल को बढ़ाने पे ऊपर वाले वेरिएबल का वैल्यू कम होने लग जाए तो उस टाइम पर रेट ऑफ चेंज कैसा आएगा आपका, नेगेटिव। तो dy dx अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स कि ऑन इंक्रीजिंग x y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड अगर dy dx का आंसर नेगेटिव है तो दैट मीन्स कि ऑन इंक्रीजिंग x y विल व्हाट, इट विल डिक्रीज। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखो dy dx इक्वल्स टू पॉजिटिव, dy dx equals to positive means on increasing x y will also increase, on increasing x y will also increase। और नीचे लिखूं dy dx equals to negative, dy dx is equals to negative means on increasing x y will decrease, on increasing x y will decrease, ठीक है। 2 मिनट मेरे तरफ देखो, ये इंटरप्रिटेशन हम अपने दिमाग में परमानेंटली सेट रखेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा सिचुएशन आया कि कोई चीज़ का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और हमको पता है कि समय के बढ़ने से वो वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, तो हम उस रेट ऑफ चेंज को पॉजिटिव में मानेंगे।
ठीक है ना। और कभी अगर ऐसा कुछ है कि समय के बढ़ने के साथ में वो चीज़ कमने लग जाएगा, ठीक है ना, तो उस केस में हम उसको कैसे मानेंगे, नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल मैं तो सिचुएशन आपको बताता हूँ, और कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है ये आप सोच के बताना मेरे को। मैं अगर बोलूँ कि देयर इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ लेट से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसमें आप इस लैंग्वेज के हिसाब से DA/DT का वैल्यू पॉजिटिव मानोगे कि नेगेटिव मानोगे? पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग का बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ लेट से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आप DA/DT का आंसर क्या मानोगे यहाँ पे? नेगेटिव। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना, क्लियर मेरे ख्याल में। अब एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, आप 5 मिनट इसको सोचिए, मतलब 5 मिनट तो नहीं, 1 मिनट 2 मिनट सोचिए, फिर बात करेंगे, और वहीं पे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है हम लोग, ठीक है। देखो इसको, एक चीज़ और बता दूं, मैं क्वेश्चन आपको सारा ही कराऊंगा, मतलब रेट ऑफ मेजर के पहले जितना एग्जाम्पल है बुक के अंदर में 18 एग्जाम्पल है, अपन सारा करेंगे। उन एग्जाम्पल्स के अंदर में मैंने ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे कर दिया, मेरे को जिस सीक्वेंस में समझ में आया कि ऐसे पढ़ाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उस सीक्वेंस में एग्जाम्पल्स को मैंने अरेंज किया। तो हमारा जो 1 2 3 है वो बाद में आएगा, और जो नंबरिंग है मैंने बुक वाला ही फॉलो किया, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर, पढ़ो इसको फटाफट। चलो ठीक है, आओ बात करते हैं। अब जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसे ही आप धीरे धीरे सोचते रहना, इधर उधर कोई थॉट दिमाग में मत लाना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को बताओ कि क्या चीज़ का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है और क्या चीज़ का रेट ऑफ चेंज आपको पूछा हुआ है। पहले हम उसको डिसाइफर करते हैं थोड़ा सा। तो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है ना। तो इसको क्या मैं बहुत ही सेफली ऐसा सोच लूँ कि DS/DT, जहाँ पर नीचे वाले T का मतलब है टाइम और ऊपर वाले S का मतलब है साइड। तो आपका जो साइड है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। किस रेट से चेंज हो रहा है? इस रेट से चेंज हो रहा है। और इंक्रीजिंग का सिचुएशन है कि डिक्रीजिंग का सिचुएशन है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो इंक्रीजिंग का है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का वैल्यू टेक्निकली आपको कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई कि किसका रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा हुआ है? एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा हुआ है। तो क्या मैं ये मान के चलूँ कि इसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, उसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में ही मेरे से रेट ऑफ चेंज क्या किया हुआ है, पूछा हुआ है? ये समझ में आया? वो भी कौन से सिचुएशन में? आपको साइड का भी कुछ वैल्यू मेंशन करके दिया हुआ होगा। साइड है 20 सेंटीमीटर, तो इस चीज़ को मुझे ऐसे बोलना चाहिए कि आपसे DA/DT पूछा हुआ है व्हेन साइड इटसेल्फ स्टैंड्स एट 20 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। और हर क्वेश्चन में यही होगा कि किसी न किसी एक चीज़ का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ रहेगा और किसी दूसरे चीज़ का रेट ऑफ चेंज पूछा हुआ रहेगा। एंड ओवरऑल यू विल फाइंड कि यहाँ पर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा। एक वेरिएबल हो गया साइड, एक वेरिएबल हो गया एरिया, और एक वेरिएबल हो गया टाइम। साइड भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एरिया भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। साइड का टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है, एरिया का टाइम के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा हुआ। अब सवाल उठता है कि इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे? तो करने का तरीका बहुत सिंपल। आपको एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ रहेगा, दूसरे क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज पूछा हुआ रहेगा। आपका पहला जॉब है कि जिसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और जिसका रेट ऑफ चेंज पूछा हुआ है, इन दोनों के बीच में आपको एक कनेक्शन ढूंढना है, एक इक्वेशन ढूंढना है। और ये इक्वेशन ढूंढने के लिए यू आर टोटली फ्री। आपको जो समझ में आता है आप वो वाला आइडिया यूज कर सकते हैं। कभी कभी इट विल बी बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, कभी कभी इट विल बी बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, कभी कभी इट माइट बी बेस्ड ऑन सम अदर रिजल्ट। ऐसे ही उठपटांग, पाइथागोरस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हर क्वेश्चन में आपका पहला टारगेट ये होगा कि जिसका रेट ऑफ चेंज मालूम है और जिसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, उन दोनों के बीच में एक इक्वेशन, एक कनेक्शन ढूंढो अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि ट्राइंगल कैसा है आपका? इक्विलैटरल। क्या उसके एरिया और साइड को कनेक्ट करने वाला कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास? आई थिंक यस, ठीक है। नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। देखो वो फॉर्मूला था मेरे ख्याल में ये कि साइड इज इक्वल्स टू, या सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, एरिया इज इक्वल्स टू क्या बताऊं, √3/4 साइड का स्क्वायर। आया बात समझ? और हर क्वेश्चन में यही होगा जो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि आपको जिसका रेट ऑफ चेंज दिया है, जिसका रेट ऑफ चेंज पूछा है, उन दोनों वेरिएबल के बीच में पहले आपको चाहिए कनेक्शन। ये कनेक्शन कहीं से भी आ सकता है आपके पुराने नॉलेज की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं क्या बोलूँ, इसको मेंसुरेशन अप्लाई हो रहा है, कहीं कहीं पे पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगा, कहीं कहीं पे सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कनेक्शन समहाउ आपको ढूंढना है। उसके बाद में आप देखो कि जो आपको ये रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था वो कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दिया हुआ था? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आप इसको टाइम के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ? dbs
WRT क्या T, इस बेचारे का क्या हो जाएगा बताओ, DADT, नो चेन रूल नथिंग। इस वाले में √3/4 वाला पार्ट आई थिंक कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, और S स्क्वायर का अगर आप DDT करोगे तो आप मेरे को बताओ क्या सिचुएशन होगा। मेरे ख्याल में क्या लगना चाहिए इसमें, चेन रूल, क्योंकि फेक एल्जेब्रिक का सिचुएशन है, यहाँ T है वहाँ S है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, √3/4 बोलो, आगे बोलो, इंटू 2S, फिर बोलो DS/DT। ये लाइन समझ में आया सबको थोड़ा पूरा। अब आप देखोगे कि इसके अंदर में जो जो सामान क्रिएट हुआ है ना, उसमें से बाकी सारा पार्ट आपको दिया हुआ और एक पार्ट आपसे पूछा हुआ। DADT का आंसर कितना था हमारे पास, अच्छा नहीं पता हमको, चलो DADT हम ढूंढ रहे हैं। बाकी पार्ट का सोचो, आंसर है आपके पास, ये √3/4 हो गया, 2 इंटू S का वैल्यू लास्ट में आपको कितना यूज करना था, तो यहाँ आप 20 डाल दोगे, और DSDT कितना दिया हुआ था आपको 2, तो यहाँ पर आपके 2 आ जाएगा। और ये काइंड ऑफ आपने क्या बनाया पता है, ये आपने बनाया DADT ही नहीं, सिर्फ आप इसको कह सकते हैं कि DADT एट S इक्वल्स टू हाउ मच, 20 सेंटीमीटर, 20 लिख देने से हो जाएगा। क्लियर, काट दो इसको, तो 4 और 20 कटा कितना आया 5, 5 4 अगेन 20, तो अल्टीमेटली DADT एट S इक्वल्स टू 20 कितना निकल के आया बताओ, 20√3। अब यहाँ पर एक कैच, जैसे इसका यूनिट क्या था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ऊपर जो सामान है आपके पास में दैट इज एरिया, उसका यूनिट हमेशा कौन से फॉर्मेट में होता है, स्क्वायर में, और नीचे वाला यूनिट इज व्हाट, टाइम। तो आपका जो यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये खुद से ही थोड़ा ध्यान से सोच के लिख देना बस, आप बीच में यहाँ कहीं कैरी करने का जरूरत नहीं, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 2 मिनट एक बार रुक जाओ, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सारा क्वेश्चन हम लोग धाम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हमेशा हर क्वेश्चन में देखो एक रेट ऑफ चेंज दिया रहेगा, एक रेट ऑफ चेंज पूछा रहेगा। जिस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दिया है और जिस वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज पूछा है, उन दोनों वेरिएबल में पहले आपको ढूंढना होगा कनेक्शन, और कनेक्शन यानी कि इक्वेशन। वो इक्वेशन कोई भी थॉट प्रोसेस से आ सकता है। इट माइट कम फ्रॉम पाइथागोरस, इट मे कम फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, इट मे कम फ्रॉम मेंजुरेशन, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले कनेक्शन ढूंढो, फिर जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करने के बाद में एक स्टेटमेंट निकलेगा जिसमें से बाकी सारा पार्ट का वैल्यू आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन रहेगा। ठीक है, सब कुछ बिठा दो, जो आपको ढूंढना था वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर, यही थ्योरी है इस चैप्टर का। यूनिट का थोड़ा आपको केयरफुल रहना, आप यहाँ पर देख लेना कि क्या है, और जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, उस हिसाब से इसका यूनिट जो खुद ही डिसाइड करके लिख देना होगा। क्लियर मेरे ख्याल में? करो, कॉपी करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, साथ में कर लेते हैं। आप बस थोड़ा सा मेरे को डिसाइफर करके बताओ क्या दिया है, क्या पूछा है और कैसे कर सकते हैं। एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब का क्या मतलब है? क्यूब का साइड, एज मतलब क्यूब का साइड। ठीक है, तो क्यूब के साइड को हम क्या मानते थे? एल मानते थे। क्लियर है मेरे ख्याल में? और वो इंक्रीज हो रहा है कौन से रेट पे? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं क्या सोचूंगा पता है? DLDT। ये कितना दिया मेरे को? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसका रेट ऑफ चेंज पूछा है? सरफेस एरिया। किसका रेट ऑफ चेंज पूछा है बताओ? सरफेस एरिया। तो DSDT आपसे पूछा हुआ है कहाँ पे? जब एज का वैल्यू है 12, यानी कि L इज इक्वल्स टू 12। ये क्वेश्चन है आपका। E भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा, S को अब S भी ले सकते हो, A भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई भी लेटर ले सकते हैं। अच्छा, फिर से ऐसे लिख दिया, बात एक ही। देखो क्वेश्चन आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप थोड़ा सोचो कि क्यूब के कॉन्टेक्स्ट में सरफेस एरिया और साइड लेंथ के बीच में कनेक्शन क्या था? मेरे ख्याल में सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, 6 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? अगले पेज पे ले लेता हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू 6 इंटू एल स्क्वायर मेरे ख्याल में, और आप डिफरेंशिएट करोगे वापस से किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा? DADT इज इक्वल्स टू 6 इंटू, सीधा लिखूं क्या? 2L DLDT।
अब आप सोचो कि आपको डी डी टी कहाँ पे पूछा हुआ था, L इक्वल्स टू 12 पे, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 इंटू 12 इंटू और डी एल डी टी का वैल्यू था 0.5, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 12 से कितना हो जाएगा 72। इस 2 को ऐसे ही छोड़ दो, ये 2 इंटू 0.5 को क्या सोच सकते हो 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 72। अभी यूनिट का सोचो, ये था सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये भी एरिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पढ़ो ध्यान से। हाँ बुलावा आओ, देखो ध्यान से सोचना बस। हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको किसका रेट ऑफ चेंज दिया बताओ, एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज इतना बताया, तो मैं इसको क्या लिख लूँ बताओ। एक बार सब लोग ना पेन वेन रोक के प्लीज सुनना, हाँ अच्छे से, बहुत प्यारा सा चीज़ है, करते हैं। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये मेरे को दे रखा है और मेरे को पूछ रखा है क्या, फाइंड द रेट एट विच रेडियस इंक्रीजेस। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमको पूछा हुआ है डी आर डी टी, ठीक है ना। या एक बार छोड़ देता हूँ इसको, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब डी आर डी टी और ए में जब ये सब नौटंकी हम करेंगे तो बीच में एक आर का एक्सप्रेशन में निकलेगा। आप मेंटली सोच के देखो, आ रहा बात समझ। ए इज इक्वल्स टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा डी ए डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर डी टी निकलेगा। आ रहा बात समझ। तो वहां पर आर चाहिए होगा आपको, तो आर ना देखिए आपको क्या दिया हुआ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस को आप एक बार क्या लिख सकते हो बताओ, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू कितना 10। अब देखो दो बात, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि डिफरेंशिएट करने के बाद में ऐसा माहौल बनेगा कि ये 2 पाई आर ही सीधा आपके काम में आ जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि माहौल में 2 पाई आर नहीं होगा। तो अगर 2 पाई आर आ रहा है, जो मेरे को दिख रहा है कि हाँ आ रहा है, तो उस केस में इसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो, इसी को यूज़ कर लेना। और यदि मान लो कि माहौल नहीं बना, 2 पाई आर नहीं आया, आ रहा है सपोज करो, तो आर का वैल्यू निकाल लेना यहाँ से। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और उसको यूज़ कर लेना। आया बात समझ। जैसे बाकी क्वेश्चंस में क्या था कि ये एज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर डायरेक्टली बताया हुआ था ना, इसमें वो ना बता के आपको बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस 10 सेंटीमीटर होगा, चलेगा मेरे ख्याल में। अब मेरे को बताओ कि पहले कनेक्शन किसके किसके बीच में चाहिए होगा, एरिया और रेडियस के बीच में, और वो हम लोग को पता है कि नहीं पता है। वेरी गुड। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ पाई आर स्क्वायर। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी बी एस डब्ल्यू आर टी टी क्या आएगा बताओ, डी ए डी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर डी टी। अब यहाँ पर किस्मत बढ़िया हमारा कि 2 पाई आर सीधा ही यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा डी ए डी टी कितना दिया हुआ था 5, सो 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू डी आर डी टी। सो काट लो इसको 1 और ये कितना हो जाएगा 2, सो डी आर डी टी इज इक्वल्स टू हाफ, और ये एरिया था, ये रेडियस है, तो यूनिट क्या होना चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड। कर लो कॉपी। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए इसको, और इसको यदि आप खुद से कर पाए ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। कर भी पाएंगे शायद, मेरे ख्याल में ज़्यादा टफ नहीं है, करिए ट्राई करिए। चलो देखो एक बार बात करते हैं थोड़ा सा। कलश देखो, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब इससे हमको पता चला कि स्फीयर का चर्चा हो रहा है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड, मतलब फुलाया जा रहा है उसको, बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। तो ये क्या है ना कि 900 बेसिकली ऐसा बोलना चाह रहा था ये, इसको मैथ्स थोड़ा कम आता था शायद, इसीलिए ऐसे बोलना पड़ गया इसको, ये बोलना चाह रहा है 900 cm क्यूब पर सेकेंड। आगे देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो मैं इसको डिकोड डिसाइफर कैसे करूंगा, देखो कि मुझे ऐसा लगता है ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है वॉल्यूम के तरफ। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है, लेंथ हमेशा मान लो कि नॉर्मल सेंटीमीटर मीटर रहता है, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं इसको ऐसे डिकोड करूंगा, ऐसे समझूंगा कि डीवीडीटी मेरे को दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो गैस है वो अंदर जा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव में लिया। गैस अगर बाहर निकल रहा होता तो मैं इसको किस में लेता, नेगेटिव में लेता। और मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ के कि डी आर डी टी पूछा हुआ है कौन से सिचुएशन में, जब आर का वैल्यू कितना रहना चाहिए 15 सेंटीमीटर,
r इक्वल्स टू 15। ये क्वेश्चन है मेरा, क्लियर। अब आपका पहला जॉब क्या है बताओ, कि v और r के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना। क्या होगा सोचो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r का क्यूब। दिस एम्प्लाइज, या दिस एम्प्लाइज नहीं, आप एक लाइन वो लिख दो, dbs wrt t। तो आपको मिल जाएगा dv dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब का dt करोगे तो 3r² dr dt आएगा मेरे ख्याल में। देखो यहाँ तक ओके है कि नहीं, चलेगा यहाँ तक। अब सबका वैल्यू वगैरह दिया हुआ, बस बिठा दो। तो आपको मिल जाएगा dv dt। ये काम करो, सुनो, dr dt आपको चाहिए ना, तो इसको आइसोलेट कर लो एक बार, थोड़ा सा 3 काट लो, और यहाँ से 4πr² बचा, इसको नीचे ले आओ, तो 1/4 πr² dv dt इज इक्वल्स टू dr dt। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं वो डंडा लगा के r का वैल्यू लिख सकूं। तो dr dt मुझे चाहिए एट r इक्वल्स टू 15, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई 15 का स्क्वायर मेरे ख्याल में, और इनटू शायद से यहाँ पर आ जाएगा 900। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 225 इंटू यहाँ पर 900। किसी का कैलकुलेशन आया तो बताओ कितना आ रहा है। 1/, बस कट गया ये पूरा, बढ़िया। तो 1/पाई, और रेडियस का चर्चा कर रहे हो तो यूनिट क्या होना चाहिए, ये cm क्यूब था तो ये बेचारा सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। पाई को हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, करिए, ट्राई करिए इसको खुद से पहले। आओ करते हैं डिस्कस एक बार। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको पार्ट बाय पार्ट अच्छे से डिसाइफर करना था, ठीक है ना। पहले देखो लाइन क्या दिया हुआ है कि द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। क्या समझो मैं इसको, dx dt इज इक्वल्स टू, मेरे विचार में सिंस डिक्रीजिंग वर्ड का यूज किया गया है तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये मानूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला हुआ देखो कि द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, तो क्या समझूंगा बताओ। मेरे ख्याल में dy dt इज इक्वल्स टू, सिंस इंक्रीजिंग है तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्लियर मेरे ख्याल में। और नेक्स्ट आपको पहले पूछा है पेरीमीटर का और फिर पूछा है आपको एरिया का। तो पहले देखो पेरीमीटर पे बात करते हैं। पेरीमीटर का सिंबल होता है p, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टेक्निकली दे आर आस्किंग यू कि dp dt क्या होगा, एंड सेकेंड क्वेश्चन में दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि dA dt क्या होगा। तो फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, आप बस डिफ्रेंशिएट कर दो, dbs wrt t। तो देखो क्या होगा, dp dt इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या रहेगा बताओ, dx dt प्लस क्या, dy dt। आया समझ, dx dt प्लस क्या, dy dt। dp dt का आंसर आप ढूंढ रहे हैं, dx dt dy dt दोनों दिया हुआ है आपको, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में -3 + 2, कुल मिला के -1 एंड ऑल टुगेदर -2। अभी पेरीमीटर का भी मेरे ख्याल में यूनिट तो वही रहना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। मजेदार पार्ट इसका एरिया वाला है, देखो यहाँ ध्यान से, ये हो गया 1। सेकेंड पार्ट में एरिया का वैल्यू क्या होगा, x इंटू वाई, dbs wrt। जब आप t करेंगे इसके अंदर में तो देखिएगा ध्यान से, dA dt इज इक्वल्स टू होना चाहिए ddt ऑफ x इंटू वाई। x इंटू वाई का जो एक्सप्रेशन है इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, और आप t के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो रूल कौन सा लगाएंगे आप, प्रोडक्ट रूल। क्या होगा बताइए, दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू क्या, ddt ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि dy dt, और प्लस क्या बताऊं, सेकेंड फंक्शन इनटू ddt ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। ऐसा कुछ रहेगा मेरे ख्याल। अब आप देखो बोल भी दिया है कि x का वैल्यू अगर ज़रूरत पड़े तो 10 यूज़ करना और y का वैल्यू 6 यूज़ करना। तो dA dt है x इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 6 पूछा हुआ आपसे, बिठा दो यहाँ पे। dA dt एट x इक्वल्स टू 10 y इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू
x की जगह पर 10, dy dt की जगह पर मेरे ख्याल में 2 प्लस y की जगह पर मेरे ख्याल में 6 और dx dt की जगह पर मेरे ख्याल में -3। दिस इज इक्वल्स टू 20 - 18 तो 2। और एरिया के लिए यूनिट क्या यूज हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो cm स्क्वायर पर मिनट। कितने लोग का आ गया था आंसर खुद से? पूरा करें क्लास वाला में, वेरी गुड। ठीक है, आगे चल रहे हैं फिर यहां से। इस क्वेश्चन को देखो और थोड़ा ध्यान से सोचना है इसके बारे में। देखो यहां देखो, इस क्वेश्चन में टू बी ऑनेस्ट सब कुछ पुराना ही है, बस खाली एक चीज आप क्या देखेंगे कि जैसे इसमें बहुत ही प्यार से अच्छे से बता दिया था ना कि x को 10 यूज करना है और y को 6 यूज करना है। अगले क्वेश्चन में भी क्या है कि सब कुछ डिफरेंशिएट वगैरह करने के बाद में यू विल फाइंड कि एक्सप्रेशन में x भी बचा हुआ है, y भी बचा हुआ है, लेकिन x और y में से एक का वैल्यू दिया रहेगा आपको, दूसरा आपको नहीं दिया रहेगा, वो आपको खुद से ढूंढना रहेगा। ठीक है, अब करते हैं डिस्कस। ध्यान से देखो आप एक बार, ये कहना चाह रहे हैं कि अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, तो इस सिचुएशन को if I try to represent, तो best representation would be like this। अब देखिए ध्यान से, देखना है यहाँ पे, ये जो पीला वाला है ये ग्राउंड हो गया आपका, ये जो ऑरेंज वाला है ये आपका वॉल हो गया, ठीक है मेरे ख्याल में। और पिंक कलर का आपका लैडर ले लेते हैं। देखो ऐसा है कि जो ग्राउंड है आपका उसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकता है। वॉल का भी ऐसा है कि चलो नीचे तो नहीं जाएगा लेकिन ऊपर तो कहीं तक भी जा सकता है। लैडर लेकिन आपका पक्का फिक्स है, कितना लंबा है वो बताओ? 13 मीटर। कुछ कॉपी मत करना, एक बार ध्यान से पहले देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 13 मीटर क्लियर मेरे ख्याल में। उसके बाद में ये बोल रहा है कि द लैडर, द बॉटम ऑफ द लैडर, अच्छा ठीक से बोला नहीं, द बॉटम ऑफ द लैडर इज मूविंग अवे, ऐसा कुछ होना चाहिए था, इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ इतना, पुल्ड अवे होना चाहिए था यहाँ पे। किस रेट में पुल्ड अवे हो रहा है बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अब कुछ वेरिएबल्स वगैरह को इंट्रोड्यूस करते हैं, देखना ध्यान से। ये तो 13 मीटर है पक्का। बेस के अलॉन्ग ये वॉल से जितने डिस्टेंस पे ग्राउंड को टच कर रहा है ना, उसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। ठीक है, और वॉल के अलॉन्ग ग्राउंड से जितने ऊंचाई पे ये इसको टच कर रहा है, हम इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। ठीक है, फिर जब आप इस लाइन को पढ़ोगे ना कि द बॉटम ऑफ द वॉल, मतलब द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ इतना, तो आपको फील होगा कि आपको dx dt का वैल्यू दिया हुआ है, और पुल्ड अवे उस केस में x का वैल्यू बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? आप अगर इस तरफ खींचोगे इसको पुल्ड अवे, तो x तो आपका लंबा होगा ना, और तो पॉजिटिव में लेना चाहिए कि नेगेटिव में लेना चाहिए? पॉजिटिव। कितना बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर मेरे ख्याल में। और फिर जो आपको पूछा ना कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, मतलब ये जो y है, आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो आपको फील भी आ जाएगा कि इसको यहाँ से पकड़ के अगर आगे खींचोगे तो सिंस ये हाइट फिक्स है, इसका लेंथ फिक्स है, तो ये वाला हाइट धीरे धीरे नीचे उतरने लगेगी। आया बात समझ? और ये जब आगे जाएगा उस मोमेंट ये कितने रेट से नीचे आएगा वही आपसे पूछा हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या पूछा है बताओ? dy dt पूछा हुआ आपसे। देखो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? और dy dt लेते समय आपको कुछ बोला हुआ है कि व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो आपको कौन सा वैल्यू दिया हुआ है ये बताओ? x दिया हुआ है आपको। तो काइंड ऑफ आपसे पूछा है कि dy dt व्हेन x इज इक्वल्स टू कितना रहना चाहिए? 5 मीटर। दिस इज द होल क्वेश्चन। पहले आप 10 सेकेंड ना थोड़ा सांस लेके सोचो कि इस पूरे लैंग्वेज का ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया कि नहीं है, और बोलोगे तो एक बार और समझा दूँ। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? एक बार फिर भी मैं भी कर लेता हूँ ट्राई समझाने का। ये आपका ग्राउंड है, ये आपका वॉल है। ग्राउंड आप जितना चाहे उतना लंबा आगे खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल का भी जितना चाहे उतना ऊंचा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लैडर आप प्लेस करेंगे वो फिक्स लेंथ का है। कितने लेंथ का है बताओ? 13 मीटर का। ग्राउंड के अलॉन्ग आप इस पॉइंट पर पकड़ के इसको आगे की तरफ खींचेंगे, और जैसे आप इसको आगे की तरफ खींचेंगे, सिंस लैडर का लेंथ फिक्स है, लैडर धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
क्वेश्चन के अंदर में इसको कौन से रेट से इंक्रीज करोगे ये दिया हुआ है आपको, उस सिचुएशन में ये कौन से रेट से डिक्रीज होगा ये पूछा हुआ है आपको। इसके इंक्रीज होने का रेट dx dt, इसके डिक्रीज होने का रेट dy dt, और dy dt जब आप यूज करोगे तो उस मोमेंट पे x कितना यूज करना है आपको 5 मिनट। आया बात समझ? अब आप मेरे को पहले ये बताओ कि हमको रिलेशनशिप किसके किसके बीच में ढूंढना है, पहले x और y के बीच में, और इस सिचुएशन में वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, पाइथागोरस, एकदम ऑब्वियस है। तो आप स्टार्ट इससे करोगे, देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 13 स्क्वायर, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज 13 ही है यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, dbs wrt t क्या होना चाहिए बताओ, इसका मेरे ख्याल में 2x dx dt प्लस इसका 2y dy dt इज इक्वल्स टू कितना 0। और इसको एक बार मार्क कर लेना, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको देखो चाहिए क्या, dy dt, तो उसको आप लेफ्ट में रखो, बाकी सारे सामान को राइट में ले चलो। तो आपको मिलेगा 2y dy dt इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 2x माइनस 2x dx dt। यहाँ से यू विल फाइंड कि 2 कैंसिल भी कर सकते हो, और अल्टीमेटली जो dy dt आपको चाहिए दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस x बाई वाई dx dt। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आप ध्यान से एक और चीज़ सुनो जो इस क्वेश्चन में नया है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में सब कुछ पुराना ही था कि एक का रेट ऑफ चेंज पता था, एक का रेट ऑफ चेंज चाहिए था, तो पहले उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ढूंढा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, हम यहाँ पहुँच गए। अब चक्कर क्या है देखो कि dy dt निकालने के लिए आपको x का वैल्यू तो कितना मेंशन किया हुआ है 5, लेकिन dy dt का जो आंसर है दैट इज डिपेंडिंग ऑन x y एंड dx dt ऑल 3। इसमें से 2 आपको पता है, तीसरा आपको पता ही नहीं है। क्या नहीं पता आपको, y नहीं पता है, तो y आपको अलग से ढूंढना होगा। कैसे ढूंढोगे, इससे ढूंढोगे। ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए 13 स्क्वायर। तो जो आपके पास में मिसिंग है वो आप इस वाले इक्वेशन से ढूंढ सकते हो। तो इसको एक बार के लिए यहीं पर छोड़ दो, साइड में हम कर सकते हैं कि x हमको पता है कितना 5। सो एक सेकेंड, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 13 स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 25, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144, वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 12। देखो ठीक है यहाँ तक सब कुछ। अब आपको क्या चाहिए देखो, अब आपको चाहिए dy dt। तो dy dt में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x कितना यूज करोगे 5, और y कितना आया इसके रेस्पेक्ट में 12। तो आपका आंसर होगा माइनस 5/12 इंटू dx dt कितना था 2, तो 2 कट गया ये वाला 6। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5/6, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। देखो आया समझ कि नहीं आया, समझो क्लियर है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सोचना है इस चीज को, माइनस आना चाहिए था, इज इट जस्टिफाइड, हाउ, डिक्रीजिंग का चाहिए था तो माइनस आया तो अच्छा ही बात है, ठीक है ना। नीचे एक लाइन भी लिख लो, हेंस द हाइट अलोंग द वॉल, हेंस द हाइट अलोंग द वॉल is decreasing at the rate of 5/6 मीटर पर सेकेंड, at the rate of 5/6 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन कहाँ गया, डिक्रीजिंग वर्ड जब यूज कर लिया है तो फिर माइनस साइन वहां मेंशन करने का कोई यूज नहीं है वहां पर। क्लियर मेरे ख्याल में? नहीं, अगर डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर लिया तो फिर नहीं लगाना होगा, नहीं आता। अगर डिक्रीजिंग है तो मतलब पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आया मतलब डिक्रीजिंग। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करो आप लोग, फिर खत्म आज के लिए। बताओ तो कैसे करोगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो यहां थोड़ा सा कैच है, देखना ध्यान से। एरिया का एक्सप्रेशन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोल के रखा है तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, आर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा dbs wrt r, और इसके चक्कर में यहाँ तो आएगा आपका dA dr, और वहाँ क्या आएगा पाई इंटू 2r, और r का वैल्यू क्या यूज़ करने के लिए बोला है 3 सेंटीमीटर। सो पाई इंटू 2 इंटू 3
6 पाई सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतने।